एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब बच्चे क्यों पैदा करते हैं? मतलब सांस लेना, खाना खाना, ये तो किसी भी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रजनन, वो तो अपने लिए नहीं है। तो फिर कुदरत ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया जिसमें जीव अपनी इतनी सारी ऊर्जा एक ऐसे काम में लगा देते हैं जो उनके खुद के सर्वाइवल के लिए सीधे तौर पर जरूरी नहीं है? ये सवाल ये सीधा जीवन के सबसे बड़े मकसद पर चोट करता है। देखिए, कोई भी अकेला जीव वो अमर तो है नहीं। नहीं। अगर वो अपनी प्रतिकृति मतलब अपनी कॉपी नहीं बनाएगा तो उसके साथ ही उसकी पूरी प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो एक स्तर पर देखें तो जीवन का मकसद ये है और जीवन बनाना। और जीवन अपनी ही कॉपी कैसे बनाता है, यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। हम ये समझेंगे कि ये कॉपियां कभी भी एकदम हूबहू क्यों नहीं होती और कैसे यही छोटी छोटी खामियां या कहूं कि अपूर्णता असल में किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने का सबसे बड़ा राज है। आज हम एक कोशिका वाले अमीबा से लेकर हम इंसानों तक के जटिल सिस्टम को खंगालेंगे। और हमारी ये पूरी बातचीत विज्ञान के एक बुनियादी अध्याय पर आधारित है। मकसद बस इसके पीछे के बड़े आइडियाज को पकड़ना है। तो चलिए सबसे पहले उस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिससे जीवन की हर इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। प्रजनन को अगर हम किसी ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी करने जैसा माने तो वो ब्लूप्रिंट है क्या? वो ब्लूप्रिंट है डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा। ये कमाल का अणु है जो हर कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है। इसी में वो सारे निर्देश, सारी जानकारी बंद होती है जिससे किसी जीव का पूरा शरीर, उसके गुण, सब कुछ तय होता है। तो प्रजनन का सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है इसी डीएनए की एक कॉपी तैयार करना। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब हम कोई फोटोकॉपी करते हैं तो वो तो एकदम ओरिजिनल जैसी होती है। क्या डीएनए की कॉपी भी 100% परफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। अच्छा। कोई भी कुदरती प्रक्रिया, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन वो 100% भरोसेमंद नहीं होता। डीएनए की कॉपी बनते समय हमेशा बहुत छोटी छोटी गलतियां या बदलाव हो जाते हैं। इन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि नई कोशिकाएं बनती तो एक जैसी हैं पर एकदम हूबहू नहीं होती। तो ये जो गलतियां हैं या खामियां हैं, ये असल में बुरी चीज नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कुछ विभिन्नताएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि कोशिका शायद काम ही ना कर पाए और मर जाए। ओके। लेकिन ज्यादातर बदलाव बहुत छोटे होते हैं और यही जीवन के विकास का आधार है। यही वो चीज है जो जीवन को बदलते हुए माहौल में ढलने की ताकत देती है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। मतलब किसी प्रजाति के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सर्वाइवल की गारंटी। मान लीजिए कि ठंडे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया का एक झुंड है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक पानी का तापमान बढ़ जाता है। ज्यादातर बैक्टीरिया इस गर्मी को झेल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। सब खत्म, कहानी खत्म। नहीं, यही वो विभिन्नताएं काम आती हैं। शायद उस झुंड में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके डीएनए में कॉपी होते समय हुई किसी छोटी सी गलती की वजह से थोड़ी ज्यादा गर्मी सहने की क्षमता आ गई हो। अच्छा। अब जब बाकी सब मर रहे होंगे, ये गिने चुने बैक्टीरिया जिंदा बच जाएंगे और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेंगे बल्कि अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और उनकी जो नई पीढ़ी होगी उसमें भी गर्मी सहने की क्षमता होगी। वाह। तो विभिन्नता एक तरह से किसी प्रजाति के लिए भविष्य की मुश्किलों का बीमा है। बिल्कुल सही शब्द। ये एक बायोलॉजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये तो हुई थ्योरी कि विभिन्नताएं क्यों जरूरी हैं, पर असल में जीव इसे करते कैसे हैं? मुझे लगता है सबसे सीधा तरीका तो यही होगा कि कोई जीव अकेले ही अपनी कॉपी बना ले बिना किसी झंझट के। और बहुत से जीव ठीक यही करते हैं। इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन। जहां सिर्फ एक ही जनक से नई पीढ़ी पैदा होती है। ये प्रकृति का कॉपी पेस्ट मोड है। कॉपी पेस्ट, मुझे ये शब्द पसंद आया। तो इस कॉपी पेस्ट के क्या-क्या तरीके हैं? सबसे सरल तरीका है विखंडन, यानी बस 2 टुकड़ों में बट जाना। जैसे अमीबा, वो जब काफी बड़ा हो जाता है तो बीच से खिंचकर 2 छोटे अमीबा में बट जाता है। बस कहानी खत्म। वहीं मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम, वो और भी शातिर है। वो एक साथ कई हजार टुकड़ों में बट जाता है। इसे बहुखंडन कहते हैं। ये तो हुए एक कोशिका वाले जीव। जो थोड़े जटिल हैं, जैसे कोई शैवाल या केंचुआ, वो क्या करते हैं? कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव खंडन का तरीका अपनाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा नाम का शैवाल। अच्छा। ये एक लंबे धागे जैसा होता है और जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो ये कई टुकड़ों में टूट जाता है
और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। और मैंने पुनरुद्भवन के बारे में भी सुना है, मतलब शरीर के हिस्सों को दोबारा उगा लेना। ये तो किसी सुपर हीरो की शक्ति जैसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और प्लेनेरिया जैसे जीव इसमें माहिर हैं। आप उन्हें किसी भी तरह से काट दें और हर टुकड़ा कुछ ही दिनों में अपना खोया हुआ हिस्सा उगाकर एक पूरा नया प्लानेरिया बन जाता है। अरे वाह! ये कुछ खास स्टेम सेल्स की वजह से होता है, जो शरीर का कोई भी हिस्सा बनाने की काबिलियत रखती हैं। हाइड्रा में भी ये क्षमता होती है। तो हमारी तरह नहीं, जहाँ चोट लगने पर सिर्फ घाव भरता है। ये तो पूरा का पूरा नया जीव ही बना लेते हैं। हाँ, हाइड्रा में एक और तरीका भी होता है ना? हाँ, मुकुलन। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसमें हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे हाइड्रा का रूप लेता है और फिर अपने जनक के शरीर से अलग होकर आजाद जिंदगी जीने लगता है। बिल्कुल एक पौधे की कलम की तरह। सकते हैं। ये उन पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केला या संतरा। तो ये सारे तरीके, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये सब प्रकृति के कॉपी पेस्ट के अलग अलग वर्जन हैं। जब हालात अच्छे हों तो क्यों कुछ नया बनाना, बस अपनी सफलता की फोटोकॉपी करते जाओ। बिल्कुल, ये स्पीड और एफिशिएंसी का खेल है। हाइड्रा को साथी ढूंढने में ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं, वो बस अपना एक छोटा क्लोन बना लेता है। यह प्रकृति की सबसे तेज विस्तार की रणनीति है। एक आखिरी तरीका और है, बीजाणु बनाना। आपने ब्रेड पर लगी फफूंद देखी होगी? हाँ, वो काले हरे धब्बे जो आ जाते हैं, वो राइजोपस है। उसके धागों के ऊपर छोटी छोटे गेंद जैसी संरचनाएं होती हैं। उनके अंदर हजारों नन्हे नन्हे बीजाणु भरे होते हैं, जिनके चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार होती है। अच्छा। ये दीवार उन्हें गर्मी, सर्दी, सूखे सबसे बचाती है। ये बीजाणु हवा में उड़ते रहते हैं और जैसे ही उन्हें कोई नम जगह मिलती है, वे अंकुरित होकर नया फफूंद का जाल बना लेते हैं। एकदम। कमाल है। तो ये सब था अकेले प्रजनन करने के बारे में, तेज, आसान और असरदार। लेकिन फिर जीवन ने 2 जनकों वाला इतना जटिल लैंगिक प्रजनन का तरीका क्यों खोजा? जब कॉपी पेस्ट इतना बढ़िया काम कर रहा था, तो फिर ये नया झंझट क्यों? इसका जवाब फिर से उसी एक शब्द में है जिस पर हमने शुरू में बात की थी, विभिन्नता। बिल्कुल। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत धीरे धीरे आती हैं, सिर्फ तभी जब डीएनए कॉपी होने में कोई गलती हो जाए। लेकिन लैंगिक जनन 2 अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर विभिन्नताओं के बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस तैयार करता है। ये एक लॉटरी की तरह है जिसमें हर बार एक नया और अनोखा टिकट मिलता है। मतलब ये विविधता पैदा करने का एक जानबूझकर अपनाया गया तरीका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक समस्या है। अगर आप 2 अलग-अलग जीवों से आए डीएनए के सेट को मिलाएंगे, तो नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा 2 गुनी नहीं हो जाएगी? फिर अगली पीढ़ी में 4 गुनी? ये तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कुदरत ने इसका एक शानदार समाधान न निकाला होता। क्या है वो? जटिल जीवों ने कुछ खास जनन कोशिकाएं विकसित की हैं जिन्हें युग्मक यानी गैमीट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में शरीर की बाकी कोशिकाओं के मुकाबले गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। अच्छा, तो ये है इसका समाधान, आधा आधा। हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया, जिसे निषेचन कहते हैं, उससे जो पहली कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं, उसमें डीएनए की सही मात्रा फिर से पूरी हो जाती है। आधा डीएनए एक जनक से और आधा दूसरे से। बिल्कुल। चलिए इसे पौधों में समझते हैं। रंग बिरंगे फूल जो हमें इतने खूबसूरत लगते हैं, वे असल में पौधों के जनन अंग हैं, है ना? बिल्कुल। फूलों की रंगीन पंखुड़ियां असल में मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागण करने वाले कीटों के लिए एक विज्ञापन का काम करती हैं। फूल के अंदर नर और मादा भाग होते हैं। नर भाग पुंकेसर परागण मनाता है। यही परागकण नर युग्मक को लेकर चलते हैं और मादा भाग स्त्रीकेसर के निचले हिस्से यानी अंडाशय में बीजांड होता है, जिसके अंदर अंड कोशिका इंतजार कर रही होती है। और फिर हवा या तितलियों के जरिए परागकण स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। एकदम सही। परागकण जब स्त्रीकेसर पर पहुंचता है तो वहां से एक पतली नली निकलती है जो अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंचती है। इसी नली से नर युग्मक जाकर अंड कोशिका से मिल जाता है। ये निषेचन है। और इसके बाद बीजांड एक कठोर खोल बनाकर बीज बन जाता है और पूरा अंडाशय पककर रसीला फल बन जाता है। तो फल असल में अंडाशय का ही विकसित रूप है, जिसका मकसद बीज को सुरक्षित रखना और उसे दूर दूर तक फैलाना है।
अब समझ आया? चलिए अब सबसे जटिल और शायद सबसे दिलचस्प विषय पर आते हैं। हम इंसान ये सब कैसे करते हैं? इंसानों में इसकी शुरुआत यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से होती है। ये वो दौर है जब शरीर में जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। इस दौरान लड़के और लड़कियों में कई शारीरिक बदलाव आते हैं जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देते हैं। हाँ, कुछ बदलाव तो दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे कुछ खास जगहों पर बालों का उगना। सही। और कुछ अलग, जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास और माहवारी की शुरुआत, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। संक्षेप में नर और मादा जनन तंत्र के बारे में बताइए। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग है वृषण, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। अच्छा। वही मादा जनन तंत्र में अंडाशय होते हैं जो हर महीने एक अंड कोशिका यानी अंडा बनाते हैं। एक मिनट, क्या ये सच है कि एक लड़की अपने सभी अंडों के साथ ही पैदा होती है? हाँ, ये एक हैरान करने वाला तथ्य है। एक लड़की जन्म के समय ही अपने अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडों के साथ पैदा होती है। यौवन आरंभ के बाद इनमें से हर महीने एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है। और अगर इस दौरान उसका मिलन शुक्राणु से हो जाए तो निषेचन होता है। उसके बाद क्या होता है? मैथुन के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए अंडवाहिका तक का सफर तय करते हैं, जहां उनका मिलन अंडकोशिका से हो सकता है। ये निषेचित अंडा फिर विभाजित होना शुरू कर देता है और गर्भाशय में जाकर उसकी मोटी दीवार में स्थापित हो जाता है। और यहीं से गर्भावस्था की शुरुआत होती है। माँ और बच्चे के बीच कनेक्शन कैसे बनता है? इसके लिए एक खास अंग विकसित होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तश्तरी जैसी संरचना है जो गर्भाशय की दीवार में धसी होती है। अच्छा। प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे के शरीर का कचरा भी इसी के जरिए बाहर निकलता है। ये तो एक कमाल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर अंडे का निषेचन न हो तो शरीर समझ जाता है कि इस महीने गर्भावस्था नहीं हुई। गर्भाशय हर महीने खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। उसकी अंदरूनी परत मोटी, मुलायम और खून की नलियों से भरपूर हो जाती है। जब निषेचन नहीं होता तो इस तैयारी की जरूरत नहीं रहती। ये परत धीरे धीरे टूट जाती है और योनि मार्ग से खून और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या माहवारी कहते हैं। बिल्कुल, और ये चक्र हर महीने दोहराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। यौन क्रिया एक शारीरिक जरूरत होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इससे सिर्फ गर्भधारण ही नहीं बल्कि कई तरह के रोगों के फैलने का भी खतरा होता है, जिन्हें यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। अच्छा। इनमें बैक्टीरिया से होने वाले गोनोरिया और सिफिलिस से लेकर वायरस से होने वाले HIV एड्स जैसे जानलेवा रोग भी शामिल हैं। इसीलिए गर्भनिरोध के तरीकों को समझना और इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इसके कई सुरक्षित और असरदार तरीके मौजूद हैं। कॉन्डम जैसे मैकेनिकल बैरियर हैं जो न सिर्फ गर्भ रोकते हैं बल्कि कई STDs से भी बचाते हैं। हार्मोनल गोलियां हैं जो अंडे को अंडाशय से निकलने ही नहीं देती। कॉपर टी जैसे उपकरण हैं जिन्हें डॉक्टर गर्भाशय में लगाते हैं। और स्थायी समाधान भी हैं। हाँ, अंत में नसबंदी जैसे सर्जिकल तरीके भी हैं जो स्थायी समाधान देते हैं। इन तकनीकों के विकास ने परिवार नियोजन में क्रांति ला दी, लेकिन इसके दुरुपयोग का एक स्याह पहलू भी है। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विशेष रूप से लिंग का पता लगाने वाली तकनीकों का दुरुपयोग करके मादा भ्रूण का गर्भपात कराना, जिसे लिंग चयनात्मक गर्भपात कहते हैं। हाँ, ये गैर कानूनी और अनैतिक है। इसके कारण हमारे देश के कई हिस्सों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात यानी लिंगानुपात खतरनाक स्तर तक बिगड़ गया है। और इसके बहुत गहरे सामाजिक परिणाम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमने प्रजनन के क्यों से लेकर इसके कैसे तक का एक लंबा सफर तय किया। एक कोशिका के सरल विभाजन से लेकर इंसानी जीवन की जटिलताओं तक। और इस पूरी कहानी में एक ही धागा है जो सबको जोड़ता है, DNA का अगली पीढ़ी तक पहुंचना। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, विविधताओं का ट्विस्ट, जो जीवन को लगातार बदलती दुनिया में ढलने और जिंदा रहने की बेमिसाल ताकत देता है। हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन स्थिरता और रफ्तार का खेल है। तो लैंगिक जनन विविधता और लचीलेपन का। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए अंतिम विचार क्या है? हमारी चर्चा के स्रोतों में एक बहुत ही विचार करने लायक बात कही गई है।
हम अक्सर बढ़ती आबादी को एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन शायद असली समस्या सिर्फ लोगों की संख्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का असमान बंटवारा है। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो जीव विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक का अध्याय है। अब सुनने में ये थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन हमारा मिशन है इस टेक्स्ट में छिपे उस अविश्वसनीय सफर को बाहर निकालना। मतलब कैसे दो सूक्ष्म कोशिकाएं मिलकर एक पूरे इंसान को रच देती हैं। हम शुक्राणु और अंडाणु के बनने से लेकर उनके मिलने, गर्भावस्था के 9 महीनों और फिर शिशु के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए इस अद्भुत इंजीनियरिंग को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये कोई एक घटना नहीं है, ये कई घटनाओं की एक शानदार श्रृंखला है। स्रोत इन्हें कुछ चरणों में बांटता है, जैसे युग्मका जनन मतलब स्पर्म और एग का बनना, फिर वीर्यसेचन, निषेचन और अंत्रोपर, सगर्भता और अंत में प्रसव। हम इस पूरे सफर को एक कहानी की तरह देखेंगे। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं पुरुष जनन तंत्र से। स्रोत के मुताबिक ये शरीर के श्रोणी यानी पेल्विक हिस्से में मौजूद होता है। हाँ, और इसके मुख्य किरदार हैं एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टीज, कुछ सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां। यहाँ एक बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगी है। वृषण जहाँ शुक्राणु बनते हैं वो शरीर के अंदर नहीं बल्कि उदर गुहा के बाहर एक थैली वृषण कोश या स्क्रॉटम में होते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्रकृति के बेहतरीन डिजाइन का एक क्लासिक उदाहरण है। वृषण कोश आप कह सकते हैं एक तरह का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। ये वृषण के तापमान को शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। और ये मामूली सा तापमान का अंतर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, वो बहुत ही संवेदनशील होती है। उसे पूरी क्षमता से काम करने के लिए ये कम तापमान चाहिए। अच्छा, मतलब अगर तापमान ज्यादा हो तो ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कमाल है। तो असली प्रोडक्शन फैक्ट्री वृषण के अंदर है। जी, इसके अंदर की संरचना कैसी है? हर वृषण के अंदर करीब 250 छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। ओके। और हर कमरे में 1 से 3 बहुत ही महीन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। असल में यही वो जगह है जहां शुक्राणु पैदा होते हैं। तो इन नलिकाओं के अंदर क्या चल रहा होता है? इनके भीतर 2 तरह की मुख्य कोशिकाएं काम करती हैं। पहली है नर जर्म कोशिकाएं, जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर शुक्राणुओं को जन्म देती हैं। और दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं। आप इन्हें नर्स कोशिकाएं समझ सकती हैं। नर्स कोशिकाएं मतलब ये पोषण देती होंगी? हाँ, बिल्कुल। इनका काम इन बनती हुई जर्म कोशिकाओं को पोषण देना और सहारा देना है। और मैंने सुना है कि हार्मोन का भी इसमें बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा। इन नलिकाओं के बाहर कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, लीडिक कोशिकाएं। ये एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनाती हैं, जिसमें सबसे मुख्य टेस्टोस्टेरोन है। अच्छा। और यही हार्मोन पुरुषों के यौन लक्षणों और शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो शुक्राणु फैक्ट्री में बन तो गए, लेकिन बनने के बाद उनका सफर कहाँ और कैसे होता है? मतलब वे सीधे काम के लिए तैयार नहीं होते होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। उन्हें एक तरह के ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरना पड़ता है। अच्छा। ये सहायक नलिकाओं का एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक जैसी नलियां शामिल हैं। इस सफर के दौरान वे परिपक्व होते हैं और गतिशील भी बनते होंगे। हाँ, और गतिशील बनने की क्षमता हासिल करते हैं। और इस सफर में उन्हें मदद करने के लिए भी कुछ होता होगा, फ्यूल जैसा कुछ? हाँ, यहीं पर सहायक ग्रंथियों का काम आता है, जैसे शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि। इन ग्रंथियों से निकला तरल पदार्थ, जिसे शुक्राणु प्लाज्मा कहते हैं, वो शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। अच्छा, तो ये प्लाज्मा एक तरह से शुक्राणुओं के लिए लंच बॉक्स और फ्यूल टैंक का काम करता है, ताकि उनके लंबे सफर में उन्हें ऊर्जा मिलती रहे। बिल्कुल सही। इस प्लाज्मा में फ्रुक्टोज यानी ऊर्जा, कैल्शियम और कई एंजाइम होते हैं, और ये उन्हें गति करने के लिए एक माध्यम भी देता है। शुक्राणु और ये प्लाज्मा मिलकर ही वीर्य यानी सीमन बनाते हैं। पुरुष तंत्र की ये इंजीनियरिंग तो वाकई कमाल की है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और उतना ही जटिल आधा हिस्सा अभी बाकी है। स्त्री जनन तंत्र में ये प्रक्रिया कैसे चलती है, जहां न सिर्फ युग्मक बनता है बल्कि एक पूरे जीवन को 9 महीने तक पालना भी होता है।
ये वाकई में और भी ज्यादा जटिल और सिंक्रोनाइज्ड है। स्त्री जनन तंत्र भी श्रोणी क्षेत्र में ही होता है। इसमें एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरीज, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, ये सब शामिल हैं। और स्तन ग्रंथियां भी। हाँ, स्तन ग्रंथियां भी इसी तंत्र का एक क्रियात्मक हिस्सा हैं। तो इसमें प्राथमिक अंग अंडाशय है, जहां अंडाणु यानी एग बनता है, सही कहा? हाँ, अंडाशय ही स्त्री युग्मक यानी अंडाणु बनाते हैं और साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन भी पैदा करते हैं। हर महीने एक अंडाणु इन्हीं में से किसी एक अंडाशय से निकलता है। और निकलने के बाद उसे कौन पकड़ता है? उसे पकड़ती है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। इसका एक सिरा खीप जैसा होता है, जिसके किनारों पर उंगलियों जैसी झालरदार संरचनाएं होती हैं। अच्छा। ये अंडाणु को धीरे से ट्यूब के अंदर ले लेती हैं और निषेचन यानी स्पर्म और एग का मिलन ज्यादातर इसी ट्यूब में होता है। और निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में जाता है। स्रोत गर्भाशय की बनावट के बारे में क्या खास बताता है? गर्भाशय, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी कहते हैं, उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है। इसकी दीवार में 3 परतें होती हैं, लेकिन सबसे खास हैं अंदर की 2। बीच की मोटी परत गर्भाशय पेशी स्तर बहुत मजबूत मांसपेशियों से बनी होती है। प्रसव के समय यही जोरदार संकुचन करके शिशु को बाहर धकेलती है। और सबसे अंदर वाली परत? सबसे अंदरूनी परत है गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। आप इसे एक तरह की नर्सरी समझ सकती हैं, जो हर महीने एक संभावित भ्रूण के स्वागत के लिए तैयार होती है। अच्छा, तो आर्तव चक्र के दौरान इसी में बदलाव होते हैं। हाँ, और भ्रूण का अंतरोपण भी यहीं होता है। इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी बात स्रोत में यौनिच्छद या हाइमन के बारे में बताई गई है, जिस पर समाज में बहुत गलत धारणाएं हैं। हाँ, और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। स्रोत साफ साफ कहता है कि यौनिच्छद एक पतली झिल्ली है जो अक्सर पहले मैथुन के दौरान फट जाती है, लेकिन यह किसी झटके से गिरने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी जैसे खेलकूद में हिस्सा लेने या टैम्पॉन के इस्तेमाल से भी फट सकती है। और कुछ स्त्रियों में ये मैथुन के बाद भी बनी रह सकती है। बिल्कुल। यह एक बेहद जरूरी स्पष्टीकरण है। इसका मतलब है कि विज्ञान यहाँ एक पुरानी और हानिकारक सामाजिक धारणा को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है कि यौनिच्छद की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कौमार्य यानी वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। इसे विश्वसनीय सूचक मानना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत है। ठीक है, तो अब हमारे कहानी के 2 मुख्य किरदार शुक्राणु और अंडाणु कैसे बनते हैं, उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसे युग्मक जनन कहते हैं। पहले शुक्राणुओं के बनने की बात करते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लड़कों में किशोरावस्था में शुरू होती है और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वृषण की नलिकाओं में मौजूद कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर 4 बराबर शुक्राणु बनाती हैं। और एक शुक्राणु की संरचना वो भी काफी कारगर होती है ना? हाँ, बहुत। एक सिर, गर्दन, मध्यखंड और एक पूंछ। इसके सिर में ऐसा क्या खास होता है? सिर में एक्रोसोम नाम की एक टोपी जैसी संरचना होती है। आप इसे शुक्राणु का की कार्ड या ड्रिलिंग टूल समझ सकते हैं। इसमें खास एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की बाहरी दीवार को भेदने में मदद करते हैं। और मध्यखंड पावर हाउस होगा? बिल्कुल। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं जो पूंछ को गति देने के लिए ऊर्जा देते हैं। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया, जिसे अंड जनन कहते हैं, क्या वो भी ऐसी ही है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आता है। अंड जनन शुक्राणु जनन से बिल्कुल अलग है। एक मिनट, ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब एक महिला अपने सभी संभावित अंडे लेकर ही पैदा होती है, जबकि पुरुष जीवन भर नए शुक्राणु बनाते रहते हैं। ये तो डिजाइन में एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये एक मौलिक अंतर है। जन्म के समय एक बालिका के अंडाशय में लाखों मात्र युग्म कोशिकाएं होती हैं, जो विभाजन की एक खास अवस्था में आकर रुकी होती हैं। जन्म के बाद कोई नई कोशिका नहीं बनती। और किशोरावस्था तक उनकी संख्या कम हो जाती है। हाँ, तब तक बस 60,000 से 80,000 ही बचती हैं। और एक और बड़ा अंतर है, शुक्राणु जनन में एक कोशिका से 4 बराबर शुक्राणु बनते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। सही कहा, यहाँ विभाजन असमान होता है। जब प्राथमिक अंडक विभाजित होता है तो एक बड़ा द्वितीयक अंडक बनता है और एक बहुत ही छोटा सा ध्रुवीय पिंड। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए होता है ताकि पोषक तत्वों से भरा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म बड़े अंडक के पास ही रहे, जो भविष्य में भ्रूण को पोषण देगा। ठीक है। तो किशोरावस्था के बाद स्त्री के शरीर में हर महीने एक पूरी तैयारी होती है, जिसे आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल टाइमलाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा है जो हार्मोन्स द्वारा संचालित होता है। ऑर्केस्ट्रा, अच्छा। हाँ, और ये औसतन 28 या 29 दिनों का चक्र है। इसकी शुरुआत को रजोदर्शन और इसके खत्म होने को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। तो इस ऑर्केस्ट्रा के मुख्य हिस्से क्या हैं? मोटे तौर पर 4 चरण हैं। पहला है आर्तव प्रावस्था यानी पीरियड्स, जो 3 से 5 दिन चलता है। ये तब होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता, तो गर्भाशय की वो नर्सरी वाली परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये एक तरह से पुरानी तैयारी को हटाकर नई शुरुआत करना है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है पुटक प्रावस्था। इस दौरान अंडाशय में एक पुटक या फॉलिकल बड़ा होकर परिपक्व होता है, जिसके अंदर अंडाणु होता है। साथ ही गर्भाशय में वो एंडोमेट्रियम की परत फिर से बननी शुरू हो जाती है। और फिर आता है सबसे मुख्य दिन। हाँ, चक्र के लगभग 14वें दिन LH नाम के हार्मोन का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है। इसके कारण वो परिपक्व पुटक फट जाता है और अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल आता है। इसी घटना को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और अगर इस समय अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो चक्र का आखिरी चरण शुरू होता है, पीतपिंड प्रावस्था। वो फटा हुआ पुटक अब एक नई संरचना पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और ये क्या करता है? यह बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, जिसका काम गर्भाशय की परत को प्रेगनेंसी के लिए तैयार और स्थिर रखना है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता तो यह पीतपिंड नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है और गर्भाशय की परत टूट जाती है, जिससे अगला चक्र शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो शरीर हर महीने एक संभावित जीवन के लिए एक घर तैयार करता है। अगर मेहमान नहीं आता तो उस तैयारी को हटा दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि अंडोत्सर्ग के समय शुक्राणु मौजूद है, तो आगे क्या होता है? गतिशील शुक्राणु योनि से गर्भाशय और फिर अंडवाहिनी तक का सफर तय करते हैं। अगर उसी समय अंडाणु भी वहां पहुंच जाए तो निषेचन हो सकता है। और जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत को छूता है, वो परत में कुछ ऐसे बदलाव करता है कि कोई दूसरा शुक्राणु अंदर ना आ सके। एक तरह का दरवाजा बंद करने वाला सिस्टम। बिल्कुल। शुक्राणु के अंदर आते ही अंडाणु का रुका हुआ दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और एक द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लिंग निर्धारण को लेकर समाज में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, खासकर भारत में। स्रोत इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। न एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। ओके। स्त्री के सभी अंडाणुओं में केवल X लिंग गुणसूत्र होता है। ओके। लेकिन पुरुषों के 50% शुक्राणुओं में X और 50% में Y लिंग गुणसूत्र होता है। इसका मतलब शिशु का लिंग इस बात पे निर्भर करता है कि अंडाणु को कौन सा शुक्राणु निषेचित करता है। एकदम सही। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो XX मिलकर लड़की बनेगी, और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो XY मिलकर लड़का बनेगा। वैज्ञानिक रूप से शिशु के लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? अब तो ये एक कोशिका है। अब यह एक कोशिका तेजी से विभाजित होना शुरू करती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस 8 से 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं। ये विभाजित होते होते गर्भाशय की ओर बढ़ता है और एक खोखली गेंद जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। हाँ, ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहीं से सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की आधिकारिक शुरुआत होती है। अंतरोपण के बाद 9 महीने की गर्भावस्था में क्या होता है? अंतरोपण के बाद भ्रूण और गर्भाशय के ऊतकों के बीच एक खास संरचना बनती है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक नाभिरज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए भ्रूण से जुड़ी होती है। तो अपरा एक तरह से भ्रूण का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सबसे बेहतरीन एनोलॉजीज में से एक है।
यह भ्रूण को मां के रक्त से ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। और ये हार्मोन भी बनाती है? हाँ, ये HCG, HPL, एस्ट्रोजन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स भी बनाती है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। और इन 9 महीनों में भ्रूण का विकास कैसे होता है? ये विकास बहुत तेजी से और एक तय क्रम में होता है। स्रोत के अनुसार पहले महीने के अंत तक ही भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू कर देता है। 1 महीने में ही हाँ, दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती हैं और पहली तिमाही यानी 12 हफ्तों के अंत तक लगभग सभी मुख्य अंगतंत्र बन चुके होते हैं। और वो पल कब आता है जब माँ बच्चे की हलचल महसूस कर सकती है? वो अक्सर 5वें महीने में होता है। इसी दौरान सिर पर बाल भी उगने लगते हैं और 9 महीने पूरे होते होते गर्भ पूरी तरह से विकसित होकर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। और अंत में आता है प्रसव का चरण। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से ही आते हैं। इससे गर्भाशय में हल्के संकुचन शुरू होते हैं। इसे गर्भोत्थेपन प्रतिवर्त कहते हैं। और ये संकुचन फिर तेज कैसे होते जाते हैं? इन हल्के संकुचनों से मां की पीयूष ग्रंथि को सिग्नल मिलता है और वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन छोड़ती है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन। हाँ, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों पर असर करता है और संकुचन को और तेज और मजबूत बनाता है। और फिर मजबूत संकुचन से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता होगा। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र या पॉजिटिव फीडबैक लूप है। संकुचन से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से और तेज संकुचन। ये चक्र तब तक तेज से तेजतर होता जाता है जब तक कि शिशु का जन्म न हो जाए। शिशु के जन्म के बाद एक और खूबसूरत प्रक्रिया शुरू होती है, दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन। हाँ, गर्भावस्था के अंत तक ही स्तन ग्रंथियां दूध बनाने लगती हैं। जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है ना? सही कहा, क्योंकि यह पोषक तत्वों के साथ साथ एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जो नवजात शिशु को शुरुआती संक्रमणों से लड़ने की ताकत देता है। एक तरह का पहला टीकाकरण। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर शुरुआती कुछ महीनों तक सिर्फ स्तनपान की सलाह देते हैं। तो ये था 2 कोशिकाओं से एक पूर्ण मानव के बनने तक का अविश्वसनीय सफर। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हार्मोन, कोशिकाओं और शारीरिक संरचनाओं के एक जटिल और सटीक तालमेल पर निर्भर करती है। हर कदम पर एक अद्भुत समन्वय। वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर उदाहरण मिलना मुश्किल है। आज की इस चर्चा के बाद हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें बताया कि स्त्री में अंडाणु बनने की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है और जन्म के समय से ही अंडों की संख्या सीमित होती है जो समय के साथ घटती जाती है। वहीं पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू होकर बुढ़ापे तक जारी रह सकती है। तो विचार ये है, नर और मादा युग्मकों के निर्माण के समय और मात्रा में ये मौलिक जैविक अंतर केवल जनन से परे मानव जीवन चक्र, स्वास्थ्य और शायद सामाजिक भूमिकाओं को भी कैसे प्रभावित करता